जय हिंद प्यारे मित्रों। तो हम फिजिक्स में हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में देख रहे थे। तो आइए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं सदिश और अदिश राशियों से। तो हम देखते हैं सदिश और अदिश, सदिश और अदिश, इसको हम इसको हम कल विस्थापन यानी सदिश सदिश हमने देखा था कि सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। तो सदिश राशियों में हमने देखा था विस्थापन, विस्थापन, वेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, त्वरण, बल इत्यादि के बारे में हमने देखा था। अच्छा, हम विस्थापन की चर्चा आपसे कर रहे थे। तो विस्थापन में हमने आपको बताया था। अच्छा, पहले हम सदिश और अदिश दोनों राशियां लिख लेते हैं कि कौन कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन कौन सी राशियां अदिश हैं। उसके बाद हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। खैर, विस्थापन की चर्चा हमने कल आपसे कर दी थी। तो आइए अदिश राशियों को भी देख लेते हैं कि अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। तो अदिश राशियां हैं हमारा दूरी, दूरी, द्रव्यमान, द्रव्यमान, चाल, चाल, विद्युत धारा, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत धारा, घनत्व और दाब। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सदिश राशियां होती हैं उनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जितनी भी राशियां हैं उसमें वा, बा और अड़ा देखेंगे। वा, बा और अड़ा देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा, जिससे आपको पता करने में ये आसानी होगा कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। जैसे हमने कहा वा और बा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर विस्थापन वा आ रहा है, वेग वा आ रहा है, त्वरण, त्वरण में वा आ रहा है, बल, बल में बा आ रहा है। इसके आगे देखते हैं आघूर्ण। क्या भैया? आघूर्ण, आघूर्ण में अड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि सदिश राशियां कौन सी हैं। आपको बस ये करना है कि वा, बा और ड़ा ये देखना है। वा, बा और ड़ा। अब देखिएगा वा, जैसे कि हम इसी में यही लिखे दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं संवेग। क्या भैया? संवेग। देखिए इसमें वाह आया कि नहीं आया। तो ये हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे देखते हैं आवेग। आवेग ये कैसी राशि है? तो आवेग में भी वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। अब इसके कुछ कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें वह आता तो है लेकिन वह राशियां सदिश नहीं होती हैं। जैसे हमने नीचे देखिए कुछ लिख रखा है, द्रव्यमान। वह आया, आधा आया, आया तो, लेकिन यहां पर ये जो वह आया है ये कैसी राशि है? द्रव्यमान, अदिश राशि। आगे देखिएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। घनत्व वह आया, कैसी राशि है? तो आप कहोगे अदिश राशि है। दाब आया, इसमें बा आया, तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। मतलब वा, बा और अड़ा आपको ढूंढना है। और वा, बा जिसमें आता है वो कौन सी राशियां हैं जो अदिश है, वहां भी हमने ये लिख रखा है नीचे। और वा, बा, अड़ा जिसमें आएगा वो कैसी राशियां होंगी? सदिश राशियां होंगी। ये ध्यान रख के चलिएगा। कुछ एक्सपेक्शन है, यानी वा, बाड़ा, वा बाड़ा में कुछ एक्सपेक्शन है जिसमें हम वा बाड़ा देखते तो हैं लेकिन वो अदिश राशियां होती है, जिसे हमने नीचे यहाँ पर लिख रखा है।
द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया, ये हमारी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां कौन कौन सी? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, संवेग, आवेग इत्यादि कैसी राशियां हैं? तो हम कहेंगे सदिश राशियां हैं। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब इसके आगे हम देखते हैं, यहां पर केवल हम ये आपको दिखाना चाहते थे कि वह बड़ा आपको ढूंढना है राशियों में। अगर वह बड़ा मिलता है तो आप कहेंगे सदिश राशियां हैं। और कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें वह बड़ा आता तो है लेकिन वो सदिश राशियां नहीं होती है। ठीक है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, दाब, विद्युत धारा, घनत्व इत्यादि। बाकी आगे आगे तो हम बताएंगे अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। खैर अभी इतना आप याद रख के चलिएगा कि जिसमें वह आया है, ब आया है, लेकिन वो राशियां कैसी हैं? अदिश। तो ये कुछ एक्सपेक्शन है। अब आगे हम देखते हुए चलते हैं। विस्थापन की चर्चा थोड़ी सी हमने कर दी थी, ध्यान रखिएगा। यहां पर दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने विस्थापन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था। आज हम विस्थापन की थोड़ी सी चर्चा और कर देते हैं कि विस्थापन को हमने आपको कल बताया था हमने कि विस्थापन शॉर्टकट रास्ता होता है। और जब शॉर्टकट रास्ता आप चुनते हैं तो उसको कोई ना कोई दिशा तो जरूर होती है। जैसे हमने कल आपको समझाया था कि मान लीजिए कि ये एक मेड़ है, ये खेत है पूरा का पूरा, ये एक मेड़ है। अब यहां से चल करके यहां गए आप और यहां पर गए, यानी यहां पर आपने कुछ ना कुछ दूरी तय की, कुछ ना कुछ दूरी तय की। कल हमने आपको बताया था, मान लीजिए हमने यहाँ पर दूरी तय की 3 मीटर और यहाँ पर दूरी तय की 4 मीटर। अब देखिए जब हम यहाँ दूरी तय कर रहे थे तो इसकी दिशा कुछ अलग थी और जब यहाँ हम तय कर रहे हैं तो इसकी दिशा कुछ अलग है, यानी इसकी दिशा फिक्स नहीं है। तो टोटल दूरी हमारी कितनी निकल के आई? 3 और 4, यानी टोटल दूरी हमारी निकल के आई 7 मीटर। कितना मीटर? 7 मीटर। और वहीं जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन एक शॉर्टकट रास्ता होता है। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, यहां से हमें यहां आना है तो हम एक शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। और इस शॉर्टकट रास्ता जब हम अपनाएंगे तो उसकी कोई ना कोई दिशा तो जरूर होगी कि यहीं से शॉर्टकट है। ठीक है, हमने कल आपको बताया था कि एरोप्लेन जब एक स्थान से उड़ता है तो वो विस्थापित करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे हमने कल आपको बताया कि मान लीजिए कि आपका घर बस ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आपके घर और आपके बीच एक दीवार है। अब आप विस्थापन करने के चक्कर में उसको तोड़ के तो जाएंगे नहीं, आपको सड़क के अनुसार दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, सड़क के अनुसार आपको दूरी तय करना पड़ेगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। यहां पर आगे देखिएगा, कल हमने आपको यहां बताया था कि 3 और 4 है तो ये कितना होगा? तो ये होगा आपका 5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 और 4 को हमने जोड़ा तो 7 आया और यहां पर जब शॉर्टकट रास्ता हमने अपनाया तो कितना आया? 5 मीटर आया। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दूरी विस्थापन से बड़ी है। इस कंडीशन में हम आगे जब चर्चा करेंगे, जब हम गति नाम के चैप्टर में आएंगे तो वहां पर विस्थापन की विस्तृत जानकारी लेते हुए चलेंगे। आप केवल यहां पर इतना समझिएगा कि विस्थापन कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है। बस यही बताने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि विस्थापन एक सदिश राशि है तो कैसे है। तो विस्थापन की एक दिशा निश्चित होती है लेकिन दूरी की दिशा निश्चित नहीं होती, इसलिए दूरी एक सदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो हमने विस्थापन देख लिया। अब हम वेग देखते हैं। तो वेग वेग का फार्मूला आप जानते हो कि विस्थापन बटा समय, यानी समय के साथ जो विस्थापन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वेग कहा जाता है। और वेग भी हमारी कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। हम आगे बात करते हैं त्वरण।
तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटा समय। तो जब वेग परिवर्तन की दर बटा समय आ गया तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। यानी तीनों लिंक है, यानी विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये तीनों एक दूसरे, ये चारों एक दूसरे से लिंक है, चारों एक दूसरे से लिंकेज है। ठीक है, चारों एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे देखिएगा संवेग, आवेग, ये भी लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। विस्थापन, वेग में विस्थापन आएगा, तो जब वेग में विस्थापन आएगा तो वेग भी कैसी राशि? सदिश राशि। त्वरण में वेग आएगा तो त्वरण भी कैसी राशि? सदिश राशि। बल में त्वरण आएगा, F बराबर m इंटू ए, आप पढ़ते हो, तो ए का एक्सीलरेशन यानी त्वरण तो बल में त्वरण आया कि नहीं आया? तो बल भी कैसी राशि है? बल भी एक सदिश राशि है। जब हम संवेग की बात करते हैं तो संवेग में हम कहते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। वेग आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेग भी एक कैसी राशि है? तो संवेग भी एक सदिश राशि है। आवेग की बात करते हैं तो आवेग में हम क्या पढ़ते हैं? बल गुणे समय। तो बल आया कि नहीं आया? तो हम कह सकते हैं कि आवेग भी एक कैसी राशि है? तो आवेग भी एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी अभी हमने नीचे लिखवाया था द्रव्यमान, अदिश राशि में लिखवाया था द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हमने कैसी राशि बताया था? तो हमने द्रव्यमान को अदिश राशि बताया था। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, जिसके पहले इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है, सदिश और अदिश का। अब यहाँ हम समझेंगे कि द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार, तो ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो द्रव्यमान, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमने ये डस्टर लिया, हमने कहा कि इसका द्रव्यमान 1 किलो है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान 1 किलो है। कितना है भैया? 1 किलो है। अच्छा, जब हम इसको मिटाने लगेंगे तो क्या इसका द्रव्यमान 2 किलो हो जाएगा क्या? या फिर इसका द्रव्यमान आधा किलो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। बात आप हमारी समझ रहे हैं? यानी इस द्रव्यमान की कोई दिशा फिक्स है क्या कि हम अगर इसको ऐसे करते हैं, यानी उत्तर दक्षिण में करते हैं तो ये 1 किलो का है, अच्छा पूरब पश्चिम में कर देते हैं तो ये 2 किलो का हो जाएगा? क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान एक कैसी राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अब वहीं पर अगर हम कहते हैं कि चाहे हम इसको ऐसे खड़ा कर दें चाहे इसको ऐसे खड़ा कर दें, इसका जो भार होगा वो पृथ्वी पर होगा, और किस तरफ होगा? तो नीचे की दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? तो नीचे की दिशा में होगा। बस भार और द्रव्यमान में इतना ही अंतर है। अगर मैं कहता हूं कि इसका वजन 1 किलो है, कितना है? 1 किलो, तो हम इसको चाहे जहां लेकर के चले जाएंगे, अंतरिक्ष में भी लेके चले जाएंगे तो इसका द्रव्यमान 1 केजी ही रहेगा। लेकिन इसका भार हमेशा किस दिशा में काम करेगा? तो नीचे की दिशा में काम करेगा। जब इसके द्रव्यमान की हम बात करते हैं तो इसके द्रव्यमान को हम कहेंगे कि ये 1 किलो का है, और जब इसके हम भार की बात करेंगे तो उसमें हमें गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करके बताना पड़ेगा कि ये, और गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जब हम इसका गुणा उसके साथ करेंगे तो लगभग लगभग ये कितने का आ जाएगा? इसका भार कितने का हो जाएगा? 10 केजी का। कितने का? 10 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां न्यूटन क्यों कहा? क्योंकि नीचे की ओर लगाया गया बल, नीचे की ओर लगाया गया बल, हम खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर बल लगा रहे हैं। अगर हम लेट जाएंगे तो भी हम नीचे की ओर बल लगाएंगे।
अब थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि मान लीजिए मेरा भार 40 किलोग्राम है। कितना ग्राम है? 40 किलोग्राम। ठीक है, मान लीजिए मेरा भार 40 किलोग्राम है, तो ये मेरा द्रव्यमान है। मैं 40 किलो का हूं, ये मेरा द्रव्यमान है। लेकिन जब भार की बात करोगे तो मेरे द्वारा लगाया गया बल, मेरे द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। और वो भार, भार की दिशा किस तरफ होती है? नीचे की ओर। यानी हमारा जो द्रव्यमान है वो किधर बल लगा रहा है? तो नीचे की दिशा की ओर बल लगा रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भार, भार कैसी राशि है? तो भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। जैसे हम 40 किलो के हैं, अभी हमने कहा कि हम 40 किलो के हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्रव्यमान हो गया। लेकिन जब आएगा हमारा भार, तो हमारे द्वारा नीचे लगाया गया बल ही क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। और आप जानते हैं यह बराबर यम इंटू ए होता तो है, एफ बराबर यम इंटू ए होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर कोई बल लगाते हैं तो हम त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारा द्रव्यमान कितना था? तो हमारा द्रव्यमान था 40 केजी। कितना था? 40 केजी। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपका आया 400 न्यूटन। कितना आया? 400 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा भार कितना है? 400 न्यूटन। लेकिन जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो हमारा द्रव्यमान कितना है? 40 केजी। जहां तक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। यानी नीचे की ओर लगाया गया जो बल होता है वो भार कहलाता है, और भार एक सदिश राशि है, और जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा जिसमें जिसमें डाउट है वो हम देखते हुए चलेंगे। बाकी तो ये हमारे चैप्टर ही है। बल एक चैप्टर है, आघूर्ण, संवेग और आवेग ये हमारे चैप्टर है। जब हम ब्रीफ से चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, तब हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अच्छा, सदिश राशियां हमने देख लिया। अच्छा, अदिश राशियों में आप बताइएगा। अदिश राशियों में हमने कहा दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। अब हमने आपसे कह दिया कि 5 किलोमीटर, क्या कह दिया? 5 किलोमीटर ये दूरी है कि नहीं है? दूरी है। हमने आपसे 5 किलोमीटर बोला तो आपको पता चला क्या कि हम किस दिशा की बात कर रहे हैं? आपको पता चला क्या कि हम किस दिशा की बात कर रहे हैं? नहीं पता चला, क्योंकि 5 किलोमीटर एक दूरी है, और वो दूरी पूरब भी हो सकती है, पश्चिम भी हो सकती है, उत्तर भी हो सकती है, दक्षिण भी हो सकती है। यानी 5 किलोमीटर किसी भी दिशा में हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर उत्तर, तब वहां पे आप कहोगे कि ये सदिश है। लेकिन अगर हम दूरी की बात करते हैं कि 5 किलोमीटर, तो इसमें दिशा का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। हमने कहा चाल, हमने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है कि नहीं है? ये चाल है। लेकिन हमने आपसे कहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा हमने बताया ही नहीं, और इसमें दिशा छुपा भी नहीं है। सदिश राशियां उसे ही तो कहते हैं जो दिशा के साथ दिया हो या उसके अंदर दिशा छुपा हो। जैसा भी हमने भार में देखा, भार में कोई दिशा नहीं दिया था, लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि भार में दिशा छुपा हुआ है। भार में दिशा छुपा हुआ है, इसलिए भार सदिश राशि है। ठीक है, अगर हम कहें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर चलता है कोई आदमी, तब आप कहोगे सदिश राशि है।
तब उसे आप चाल नहीं कहेंगे, तब वो वेग हो जाएगा, क्योंकि चाल एक सदिश राशि है और वेग एक चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा। एक चीज और हम लेते हैं, चाल, सॉरी चाल नहीं, दाब। दाब, अब दाब को देखिएगा। दाब, आप प्रेशर कुकर में कोई चीज पका रहे हैं, दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्रेशर कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब वो दाब प्रेशर कुकर में चारों तरफ है, उसकी दिशा कोई फिक्स नहीं है, उसकी दिशा फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दाब एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। घनत्व एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। घनत्व एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है भैया, अब इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, विद्युत धारा आया है तो विद्युत धारा के साथ विभव, विभव भी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो यहाँ पर हमने सदिश और अदिश राशियों के बारे में जो भी जानकारी ली वो चलते हैं, हम देखते हैं सदिश और अदिश का गुणन, सदिश और अदिश का गुणन। ठीक है भैया, सदिश और अदिश का गुणन, यानी सदिश राशि और अदिश राशि का गुणन, सदिश राशि और अदिश राशि का गुणन। क्या भैया? सदिश राशि और अदिश राशि का गुणन। अब देखिएगा, जब सदिश और अदिश राशियों के गुणन की चर्चा करते हैं, सदिश और अदिश राशि के गुणन की चर्चा करते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि यदि कोई दो सदिश राशियां दी गई हैं तो उनका परिणामी क्या होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिएगा, अब यहां पर हम हाई स्कूल इंटर की चर्चा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल इंटर की चर्चा करेंगे तो हमें वो डेरिवेशन करना होगा, डेरिवेशन करके हमें एक फार्मूला लाना होगा। तो हमें आशा है कि ये आपको हाई स्कूल और इंटर में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ पर आपको फार्मूला तो कम से कम याद ही करना पड़ेगा। और जब हम रिजल्टेंट के फार्मूला की बात करते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ए और बी क्या है? ये थीटा कैसे आ गया? ए और बी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए और बी ये सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? तो ये दोनों सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? तो ये दोनों सदिश राशियां हैं। अगर आपको दो सदिश राशियां दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि परिणामी बताइए, तो आपको परिणामी बताने के लिए इसी फार्मूले में आपको ये रखना होगा, और साथ ही अगर थीटा दिया है तो थीटा भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगर थीटा नहीं दिया है तो थीटा आप नहीं रखेंगे, थीटा को यहां से डिलीट मार देंगे। अगर थीटा दिया है तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रखना पड़ेगा। और ए बी यहाँ पर क्या है? तो ए बी दो सदिश राशियां हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम कि ये जो थीटा का मान है, यानी जो हमारा परिणामी होगा वो थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा। यानी हमारा परिणामी अधिकतम मान कब होगा, हमारा परिणामी न्यूनतम मान कब होगा, यानी न्यूनतम परिणामी वैल्यू कितना आएगा और अधिकतम परिणामी वैल्यू कितना आएगा, उसके बारे में हम देखते हैं कि थीटा, थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है, थीटा हमारा कितना डिग्री है? 0 डिग्री।
तो आप ध्यान दीजिएगा cos 0 का मान कितना होता है, -1। क्या होता है, -1। और वहीं थीटा अगर हम बात करें 180 डिग्री, तो इसका मान क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 + 1, और यहाँ पर 180 यानी cos 180 का मान -1। अब ध्यान दीजिएगा कि ये +1 से -1 तक ही होता है, यानी जो वैल्यू होती है +1 और -1 के बीच में ही ट्रेवल करती है। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। -1 हो जाएगा, लेकिन -1 से कम नहीं होगा। तो यानी हमारी जो भी वैल्यू होगी वो -1 से लेकर के +1 तक ट्रेवल करेगी। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमें परिणामी मैक्सिमम निकालना है, परिणामी मैक्सिमम यानी आर मैक्सिमम निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है, यानी जो परिणामी है अधिकतम हमारा परिणाम कितना हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा अधिकतम परिणामी के लिए हमें थीटा क्या लेना पड़ेगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहोगे +1। आइए हम फार्मूले में रख करके देखते हैं। केवल यहाँ पर हम थीटा की बात कर रहे हैं, केवल थीटा को रख के चलेंगे। तो आर मैक्सिमम में जब हमने थीटा लगाया, यानी थीटा का मान 0 डिग्री रखा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का मान कितना है भैया, cos 0 डिग्री का मान कहोगे आप 1 है, तो हम यहाँ cos 0 डिग्री का मान रख देंगे। और जब हम cos 0 डिग्री का मान रखते हैं तो क्या होता है भैया, 1। अच्छा, 1 का गुणा इसमें करोगे तो इतना ही आएगा, तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। आपने कक्षा 8वीं में ही पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये आपने पढ़ रखा होगा, यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो क्या आया, a + b का होल स्क्वायर। यानी जो आर मैक्सिमम है वो यहाँ पर हमारा कितना आया, तो आर मैक्सिमम हमारा यहाँ पर आया a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर टर्म इससे कट जाता है, स्क्वायर टर्म को हम करड़ी से काट देते हैं। जैसे हम अगर आपसे कहें कि यहाँ पर करड़ी में x² लिखा हुआ है, करड़ी में x² लिखा हुआ है, तो इस करड़ी का जो मान होता है, यानी ये स्क्वायर रूट का जो मान होता है वो पावर हाफ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि x के पावर 2 और इसका पावर क्या, हाफ, यानी इस स्क्वायर रूट का मान क्या होता है, हाफ। और जब इस 2 को बाहर निकालेंगे तो x के पावर 2 गुणे 1/2 होता है, और जब 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा मान, केवल x आएगा। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारा r मैक्सिमम कितना निकल के आया, यानी रिजल्टेंट जो अधिकतम रिजल्टेंट है, अधिकतम परिणामी है, वो हमारा क्या निकल के आया, a + b निकल के आया। क्या निकल के आया, तो हम कहेंगे a + b निकल के आया। यानी जो हमारा r मैक्सिमम है वो कितना निकल के आया, a + b निकल के आया। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, r मैक्सिमम, r मिनिमम भी देख लेते हैं। यानी परिणामी जो न्यूनतम परिणामी होगा वो क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर न्यूनतम परिणामी क्या होगा, तो न्यूनतम परिणामी के लिए थीटा का मान क्या रखेंगे, 180 डिग्री। आइए हम रख के देखते हैं। यहीं पे यहाँ पे हमने लिखा a² + b²। किसके लिए हम लिख रहे हैं, आर मिनिमम के लिए, यानी न्यूनतम परिणामी के लिए लिख रहे हैं। a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री। अब cos 180 का मान क्या होता है, तो cos 180 का मान क्या होता है,
-1 क्या होता है -1। आइए हम यहाँ -1 रख के देखते हैं। अच्छा, जब हम -1 रख के देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? जब हम -1 रख के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर हम -1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a² + b² + 2ab और cos 180 का मान क्या है भैया? -1। इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं a² + b²। इस माइनस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस और माइनस क्या बनाते हैं? माइनस। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? माइनस। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2ab। यानी जो आर मिनिमम है हमारा अभी तक यहाँ कितना निकल के आया? आर मिनिमम हमारा कितना निकल के आया? a√a² + b² - 2ab। अच्छा, ये किसका फार्मूला होता है भैया? तो आप कहोगे ये होता है सर जी a - b का होल स्क्वायर। यानी आर मिनिमम यहाँ कितना निकल के आया? करड़ी में यानी स्क्वायर रूट में a - b का होल स्क्वायर। और अभी कुछ देर पहले हमने आपसे चर्चा की कि ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा जो न्यूनतम परिणामी आएगा, न्यूनतम परिणामी आएगा वो क्या आएगा? a - b आएगा। क्या आएगा भैया? तो a - b आएगा। तो हम यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के क्या देखा? जब आर मिनिमम की बात करते हैं तो आर मिनिमम का मान क्या आया? a - b। और यहीं पर जब हम आर मैक्सिमम की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा? आर मैक्सिमम क्या हमारा निकल के आता है? तो आर मैक्सिमम हमारा निकल के आता है a + b। क्या निकल के आता है? a + b। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद हम चर्चा कल करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमने कहा कि कोई दो राशियां हमने दे रखी है। मान लीजिए इसको हमने दे दिया 8 और b को हमने दे दिया 4। यानी दो सदिश राशियां हैं जिनका मान क्या है? 8 और 4। यानी a का मान 8 है और b का मान 4 है। और यहाँ पर हमने आपसे कहा कि r का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, r का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अच्छा, मैक्सिमम के साथ साथ आप मिनिमम वैल्यू भी बताइए, r का मिनिमम वैल्यू भी बताइए। नीचे आपका ये हमने मैक्सिमम भी निकाल रखा है और मिनिमम भी निकाल रखा है। तो अब r यानी परिणामी, अधिकतम परिणामी आप निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों सदिशों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों सदिशों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 और 4 क्या निकल के आया? आप कहोगे 12। तो हमारा जो परिणामी था यानी आर मैक्सिमम वो कितना निकल के आया? तो आप कहोगे 12। क्या निकल के आया? 12। अब वही हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम हमारा क्या निकल के आया था? a - b। तो हम यहाँ पर कहेंगे a - b यानी 8 - 4। तो r मिनिमम क्या निकल के आया? यानी न्यूनतम परिणामी क्या निकल के आया? 4। न्यूनतम परिणामी क्या निकल के आया? 4। क्या निकल के आया? 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? 12 और यहाँ पे क्या है? 4। यानी अधिकतम परिणामी क्या आया? 4। और न्यूनतम परिणामी क्या, सॉरी, अधिकतम परिणामी क्या आया? 12 और न्यूनतम परिणामी क्या आया? 4। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम न्यूनतम परिणामी की बात करेंगे तो वो 4 से कम नहीं होगा और जब अधिकतम परिणामी की बात करेंगे तो 12 से अधिक नहीं होगा। यानी 12 और 4, यानी 4 और 12 के बीच में ही आपके मान रहेंगे। अधिकतम मान 12 और न्यूनतम मान 4। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा सदिश और अदिश का गुणन। अब इसका केवल थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, सदिशों का
अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन। भूले भटके ये आपके रेलवे के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। रेलवे के एग्जाम में आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद,